नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर से सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी के लेकर और जिस तरीके से रामपुर में आजम खान को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार द्वारा फंसाने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का रामपुर पहुंचकर प्रदर्शन करने की चेतावनी योगी सरकार को दी थी उनके खिलाफ। इसी को लेकर अब योगी सरकार की पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है और अब रामपुर में धारा 144 लगा दी गई है। जी हां, समाजवादी पार्टी के आंदोलन के मद्देनजर पुलिस ने जिले की सीमाएं सील कर दी हैं। वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। सफाइयों को रामपुर आने से रोका जा रहा है। रामपुर में सांसद आजम खान पर पिछले एक माह में लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उनके खिलाफ महीने भर में 26 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 2 दिन से उनकी जौहर यूनिवर्सिटी में भी सर्च अभियान चलाया गया। 3000 चोरी की किताबें बरामद करने के साथ शेरों के 2 स्टैचू भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि किताबें मदरसा आलिया से चोरी की गई हैं। इसी आरोप में यूनिवर्सिटी के 4 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आजम खान का नाम मुकदमे में शामिल नहीं किया गया है, जबकि आजम खान का कहना है कि पुलिस खुद 2 बंडल लेकर आई थी और उसे वापस ले गई। न जाने कौन सी सामग्री थी इसमें। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी सपा कार्यकर्ताओं को रामपुर पहुंचने का निर्देश दे दिया है। मुरादाबाद, बरेली, अमरोहा, संभल, पीलीभीत, बदायूं के सपा कार्यकर्ताओं को आज रामपुर पहुंचने की उम्मीद है और सब लोग आ भी रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गई है। जिले की सभी सीमाएं सील कर दी है। वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। बिलासपुर में नैनीताल रोड पर चेकिंग हो रही है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। रामपुर के ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों के भी पुलिसकर्मी यहाँ पर आज बुलाए गए हैं। जिलाधिकारी अंजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा खुद भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। डीएम का कहना है कि हम हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं। किसी भी स्थिति में माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। जिले को शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल मसूद आ रहे थे रामपुर, जिसको लेकर उनको रोका गया तो वो सड़क पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके साथ ही विधायक इकबाल मसूद के नेतृत्व में सड़क पर ही धरना शुरू हो गया है। इससे पुलिस अधिकारी और प्रशासन में खलबली मच गई है। कार्यकर्ताओं को समझाने में पुलिसकर्मी फिलहाल जुटे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे देखते हुए जिस तरीके से सफाइयों की भीड़ रामपुर के इर्द गिर्द बढ़ गई है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी फेल होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आप समाजवादी पार्टी के इस काम को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर, साथ ही कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से बड़ा ऐलान कर दिया है। इसमें जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र से निकल के आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र में आने वाले 2 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगस्त महीना शुरू हो गया है और अक्टूबर से चुनाव होना शुरू हो जाएगा और अक्टूबर से पूरी तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य माना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए साख की बात भी मानी जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और महाराष्ट्र में विपक्ष पूरी तरीके से नारा दिया है कि ईवीएम महाराष्ट्र छोड़ो ही नहीं बल्कि ईवीएम भारत छोड़ो। जी हाँ, ईवीएम का जबरदस्त विरोध शुरू करने के लिए एक प्लानिंग तैयार की गई है। हम आपको बता दें कि इस प्लानिंग में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, इसके साथ ही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे समेत कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल होने वाले हैं और उनका साफ साफ कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम भारत छोड़ो का नारा देकर एक आंदोलन और रूपरेखा तैयार करेंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र में विपक्षी दलों की मांग है कि विधानसभा का चुनाव ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से हो। इस मुद्दे को लेकर राज्य के सभी विपक्षी दलों ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया। विपक्षी दलों ने ईवीएम के खिलाफ 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर लॉन्ग मार्च निकालने की घोषणा की है। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ क्रांति की शुरुआत की थी। विपक्षी दल उसी दिन आंदोलन करेंगे। वे लोग मार्च करके ईवीएम भारत छोड़ो का नारा देने वाले हैं। पत्रकार परिषद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब दोहरात और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की उपस्थिति के साथ साथ मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे भी मौजूद रह सकते हैं। इसके साथ हम आपको बता दें पूरी तरीके से इन्हीं तीनों पार्टियों का सुगबुगाहट है कि महाराष्ट्र में इस बार अलायंस भी
हो सकता है। इसमें मन से भी शामिल हो सकती है राज ठाकरे की पार्टी। कहीं ना कहीं देखने की बात होती है कि महाराष्ट्र से जो चिंगारी है 9 अगस्त से निकलने वाली है ईवीएम के विरोध में, वो कितना सफल हो पाती है। क्योंकि अगर बात करें हम कांग्रेस पार्टी तो सबसे बड़ी विपक्षी दल है देश की। ऐसे में अगर वो शुरुआत कर रही है महाराष्ट्र से तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये मैसेज पूरे देश में जाने वाला है। और अगर बात करें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तो 2019 लोकसभा चुनाव होने के बाद ये पहला चुनाव होगा जो कि ईवीएम से होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम का विरोध अपने आप में कई चीज़ें दर्शाता है, लेकिन ज़रूरत है कि इसमें कितने विपक्षी दल साथ दे पाते हैं ईवीएम के विरोध को लेकर। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। जो प्लानिंग ये की गई है 9 तारीख से, उनका साफ साफ कहना है कि चुनाव आयोग को हम पूरी तरीके से चिट्ठी पत्री सब लिखेंगे, लेकिन ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से हम चुनाव कराने की मांग करेंगे। ये आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो गई है। इस मुद्दे पर आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चकीजा कार्यकर्ता उपचुनाव की तैयारी में जुट जाएं। इसके साथ ही मायावती अब दलित मुस्लिम सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर आगे बढ़ रही हैं। इसका असर विधानसभा उपचुनाव में ही दिख जाएगा। मायावती अब पार्टी में दलितों के साथ ही मुस्लिमों की भागीदारी भी बढ़ाएंगी। विधानसभा उपचुनाव में उनकी रणनीति दलित मुस्लिम ताकत को धार देने की है। यही वजह है कि उन्होंने मुस्लिमों को कम टिकट देने के आरोप अखिलेश पर लगाकर पूरी तरीके से उन्होंने मुसलमानों को लेकर अपना रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि देखने की बात होती है कि मायावती को इसका कितना फ़ायदा होता है, लेकिन अब राजनीति पूरी तरीके से शुरू हो गई है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने भी एक बार फिर से ईवीएम को लेकर उन्होंने भी अब पूरी तरीके से जंग छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में इस बार कांग्रेस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की पार्टी पूरी तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी के साथ लेकर ईवीएम के खिलाफ पूरी तरीके से लड़ाई लड़ेगी। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इस बार उन्होंने भी जोर दिया है, अगर सब मानते हैं कि ईवीएम में गलती हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, सारी विपक्षी पार्टियां अगर ईवीएम को कोस रही है, चुनाव आयोग को चाहिए कि ईवीएम से चुनाव न कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तभी लोकतंत्र बचा रहेगा। इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से ट्वीट करके ईवीएम हटाने की उन्होंने भी वकालत कर दी है। हालांकि देखने की बात होती है कि महाराष्ट्र चुनाव में होता क्या है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, सरकार की पुलिस का कहना है कि अब्दुल्ला के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। मंगलवार को ही उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में फर्जी अभिलेखों के जरिए पासपोर्ट बनवाने का मुकदमा दर्ज कराया गया। दूसरी ओर बुधवार को यूनिवर्सिटी गेट पर बाहर के कई सपा नेता पहुंच गए। इससे जौनपुर के पूर्व विधायक और साधु समाज के एक महात्मा भी थे। उन्होंने आजम खान के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को उत्पीड़न की कार्रवाई बताया और कहा है कि जनता सब देख रही है, सरकार को जनता सबक सिखाएगी। हम आपको बता दें कि अब्दुल्ला पर इससे पहले जो केस दर्ज हुआ है वो है गलत तथ्यों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के आरोप में। आजम खान के बेटे विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा सिविल लाइन कोतवाली में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना की ओर से कराया गया। अब्दुल्ला स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला की ओर से असत्य व कूट रचित दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनाया गया है और उपयोग में लाया जा रहा है, जिसको लेकर पासपोर्ट एक्ट की धारा लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार खासकर आजम खान को यूपी में टारगेट कर रही है, उससे तो एक बात सभी को पता हो गया है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके की राजनीति यूपी में करना चाहते हैं। इससे उनकी साफ साफ झलक रहा है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आजम खान की पुरानी दुश्मनी है और माना जा रहा है कि उसी को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजम खान पर कहर कर टूट रहे हैं। और दूसरा कोई कारण हो नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरीके से छोटी छोटी बातों पर गिरफ्तारी की जा रही है, छोटी छोटी बातों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब तक आजम खान पर 26 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। कहीं न कहीं ऐसे में योगी सरकार की मंशा दशा साफ साफ दिखाती है कि बदले की भावना से कार्रवाई कितनी तेज कर रहे हैं। फिलहाल अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के चंदे को लेकर निकल के आ रही है कि कौन कितना ज़्यादा चंदा इस साल मिला है। जी हाँ, दरअसल सत्तारूढ़ बीजेपी की संपत्ति एक साल में 22% तक बढ़ गई है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की एस्टीमेट में 15% की गिरावट आई है। ये जानकारी गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR की रिपोर्ट ने दी है। दरअसल हाल ही में इस संस्था ने 7 राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, BSP, CPI, CPM और AITC द्वारा घोषित की गई अपनी संपत्ति, देनदारी और पूंजी के ब्यौरों की छानबीन की। ADR ने इनमें पाया है कि इन 7 राजनीतिक दलों ने कई मोर्चे पर कुछ दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। ADR के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में इन सभी पार्टियों की औसत कुल संपत्तियां 465
करोड़ रुपए थी, जो कि 2017-18 में बढ़कर 493 करोड़ रुपए हो गई। 2016-17 में बीजेपी की कुल संपत्ति लगभग 1213 करोड़ था, जो कि 2017-18 में 1483 करोड़ रुपए हो गई। यानी बीजेपी की इनकम और संपत्तियों में लगातार 22% का इजाफा हुआ। वहीं कांग्रेस और शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी ऐसे दो राजनीतिक दल रहे जिनकी घोषित सालाना संपत्तियों में गिरावट 2016-17 और 2017-18 के बीच कांग्रेस की कुल संपत्तियों में 15% गिरावट आई है, यानी 854 करोड़ से 724 करोड़ रुपए हो गए हैं, जबकि एनसीपी के लिए ये आंकड़ा 11 करोड़ से घटकर 9 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की कुल संपत्ति 2016 और 17 में 26 करोड़ थी, जबकि बढ़कर 29 करोड़ हो गई है, यानी इनकी संपत्ति में 10% बढ़ोतरी हुई है। एडीआर ने अपने बयान में कहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश पर खरा उतरने में नाकाम रहे, जिसने इन वित्तीय संस्थानों को बैंकों और एजेंसियों के नाम बताने के लिए कहा था। जहाँ से इन दलों ने लोन लिया है, आप इसमें देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, AITC, CPM, CPM, BSP, ये सारी पार्टियां लोन 2016 और 17 में ली थी। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तरीके से उछाल आया है इनकी रुपए में। दरअसल ये उछाल सरकार जहाँ जहाँ बनी है उसको लेकर तो आया ही है। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।